नमः संस्कृताय। मैं कौशलेंद्र प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम कक्षा 9 की हिंदी मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी का आज अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग पंचवटी का पहला पद पढ़ते हैं। पहला पद है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। यह पहला पद, इसमें इसका संदर्भ आप लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यावतरण या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पंचवटी शीर्षक पाठ से अवतरित है। इसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत शीर्षक में या प्रस्तुत पंचवटी शीर्षक में पंचवटी की शोभा का वर्णन किया गया है या पंचवटी की सौंदर्यता के विषय में बताया गया है या सौंदर्यता पर प्रकाश डाला गया है। अब इसकी व्याख्या हम लोग समझेंगे। व्याख्या समझने से पहले इसका हम लोग अनुवाद समझ लेते हैं, इसका अर्थ। तो मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की सौंदर्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें, चंद्रमा की सुंदर, चारु माने सुंदर और चंचल किरणें, चंचल किरणें माने चमचमाती हुई किरणें, चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें जल और थल में खेल रही हैं, अर्थात जल और थल में उद्दीप्त हो रही हैं, कांतिमान हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें जल और थल दोनों स्थानों पर उद्दीप्त हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और इस चंद्रमा की जो स्वच्छ चांदनी है, निर्मल चांदनी है, वह अवनी से लेकर अर्थात इस धरती से लेकर आकाश तक फैली हुई है, बिछी हुई है, मानवीकरण अलंकार, बिछी हुई है। इस चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी अंबर से लेकर इस धरती तक बिछी हुई है, मानो वह चांदनी कोई बिछौना हो, अर्थात आकाश तल से लेकर पृथ्वी तल तक इस चांदनी का प्रकाश या स्वच्छ चांदनी का प्रकाश फैला हुआ है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और यह धरती अपने हरे हरे तिनकों की नोकों को खड़ा करके, तिनकों को या तिनकों की नोकों को खड़ा करके मानो अपनी पुलक या प्रसन्नता को प्रकट करती है। यह धरती अपने हरे हरे तिनकों की नोकों को खड़ा करके या तिनकों से मानो क्या कर रही है, अपनी प्रसन्नता को प्रकट करती है। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, और मानो ऐसा लग रहा है कि जो उस पंचवटी में वृक्ष हैं वो भी मंद पवन की झोंके जो चल रही हैं, मंद माने धीमी धीमी जो
वायु के झोंके चल रहे हैं, हवा की झोंके चल रहे हैं, उससे मानो झूम झूम कर अपनी प्रसन्नता को व्यक्त कर रहे हैं। पंचवटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि चंद्रमा की सुंदर और चंचल किरणें मानो जल और थल दोनों स्थानों पर खेल रही हैं, उद्दीप्त हो रही हैं, प्रकाशित हो रही हैं। और इस चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी, निर्मल चांदनी मानो आकाश से लेकर धरती तल तक फैली हुई है। और इस चंद्रमा के प्रकाश में धरती अपने हरे हरे तिनकों की नोकों से मानो अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। और ऐसा लग रहा है पंचवटी की सौंदर्यता में जो हवा चल रही है, पवन जो चल रही है, उनकी झोंकों से ऐसा लग रहा है, उनके हिलने डुलने से ऐसा लग रहा है मानो वे भी अपनी प्रसन्नता झूम झूम कर व्यक्त कर रहे हैं। तो ये पंचवटी शीर्षक का पहला पद। अब हम लोग दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी दूसरे पद में फिर कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो दूसरे पद में मैथिली शरण गुप्त जी प्रसंग लिखेंगे कि दूसरे पद का प्रसंग लिखते हुए हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में मैथिली शरण गुप्त जी ने या राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी पंचवटी की छाया में पत्ते से बनी हुई कुटिया की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए लक्ष्मण जी के विषय में बताते हैं। पंचवटी की सुंदर कुटिया के विषय में बताते हुए लक्ष्मण जी की धीर वीर और निर्भीकता पर प्रकाश डालते हैं। आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि पंचवटी की जो शोभा है, जो पंचवटी की सौंदर्यता है, उसकी सौंदर्यता की छाया में क्या बना हुआ है? एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। सुंदर पर्ण कुटीर बना। सुंदर पर्ण माने पत्ते की, कुटीर माने कुटिया, बना माने बनी हुई है। उसी पंचवटी की छाया में, 5 वट वृक्षों की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सम्मुख, उसके सम्मुख अर्थात उस कुटिया के सम्मुख या सामने स्वच्छ शिला पर एक स्वच्छ जो है पत्थर की शिला है, जिस पर धीर वीर और निर्भीक मन वाले लक्ष्मण जी विराजमान हैं। पंचवटी की छाया में 5 वट वृक्षों की छाया में या 5 बरगद के वृक्षों की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है, जिसके सम्मुख एक स्वच्छ शिला पर यानी स्वच्छ पत्थर पर धीर वीर और निर्भीक मन वाले लक्ष्मण जी उपस्थित हैं या विराजमान हैं। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, लक्ष्मण जी के विषय में बताते हुए कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर। यह धनुर्धर अर्थात धनुष को धारण करने वाला कौन है कि जो भुवन भर सोता है, जो संपूर्ण भुवन के अर्थात संपूर्ण संसार के सो जाने पर भी
जाग रहा है। यह धनुर्धर या धनुष को धारण करने वाला कौन है, जो कि संपूर्ण संसार के सो जाने पर भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है और देखने में मानो ऐसा लग रहा है कि अभी इसकी उम्र क्या है, भोगी सी है। कुसुमायुध योगी सा, बाणों कुसुम अर्थात पुष्पों से युद्ध करने वाला यह भोगी है, परंतु इस समय यह कैसा दिखाई दे रहा है, योगी सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से समझिए। पंचवटी की सौंदर्यता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि 5 वट वृक्षों की छाया में या 5 बरगद के वृक्षों की छाया में एक सुंदर पत्ते की कुटिया बनी हुई है। उस कुटिया के सामने एक सुंदर और स्वच्छ शिला पर धीर, वीर और निर्भीक मन वाले लक्ष्मण जी विराजमान हैं या उपस्थित हैं। वे लक्ष्मण जी ऐसे, लक्ष्मण जी को ब्रैकेट में लिखिएगा, वे लक्ष्मण जी अर्थात धनुष को धारण करने वाले क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं। उस समय जाग रहे हैं जबकि संपूर्ण संसार के यह सोने का समय है। जब यह संसार के सोने का समय है, तब यह ऐसा कौन सा धनुर्धारी है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं धनुष को धारण करने वाला अर्थात लक्ष्मण जी हैं, जो कि अभी तक जाग रहे हैं। भोगी कुसुमायुध योगी सा, यह कैसे दिखाई देते हैं, योगी से बने दिखाई देते हैं, जबकि इनकी अभी अवस्था देखकर क्या लगता है कि अभी इन्हें भोगी होना चाहिए, वो भी किसका, कुसुमायुध का अर्थात काम युद्ध का भोगी होना चाहिए। जबकि इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो यो योगी से बने हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया हो, योग मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। जबकि इन्हें अभी क्या होना चाहिए, भोगी होना चाहिए और काम पुष्प के युद्ध को करना चाहिए अर्थात काम क्रीड़ा करनी चाहिए। जब इन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये योगी हो गए हैं। क्या हो गए हैं, योगी हो गए हैं। इस तरह दोनों पद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए दोनों पद आपको अच्छे समझ में आए हों। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम।